हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम संजीता है और आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख ले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू नोशंस ऑफ किनशिप। ठीक है, चीफ एंड किंग्स इन द साउथ के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं इतिहास की दुनिया में, क्योंकि अगर आप अपना भूतकाल नहीं जानोगे तो भविष्यकाल कैसे सवारोगे। तो यहाँ पे हमने बात की न्यू नोशंस ऑफ किनशिप, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। तो हमने अभी मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा, मौर्यास के बारे में पढ़ा। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद हम देखने को मिलता है कि इस टाइम पीरियड पे और जो साउथ इंडिया में क्या हो रहा था। तो यहाँ पे हम अगर साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तमिलकम तमिलकम करके जो प्लेस था, जो आपको आज का आप देख लो आंध्र प्रदेश, केरला, ओके, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु का जो एरिया था, तो वहां उस वाले प्लेस को बोलते थे तमिलकम। और ये जो यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? चेराज, पांड्याज, और आपके चोलाज। तो इनका यहाँ पे शासन चल रहा था। हमने चोला, चेरा, पांड्या के बारे में पढ़ा। तो अभी समझेंगे कि ये जो लोग थे इनिशियली क्या थे। ये चीफ हुआ करते थे, अपने एरिया के चीफ हुआ करते थे। तो हम इसको समझेंगे कि चीफ कौन होते थे। ये कहीं ना कहीं वो पावरफुल मैन होते थे, पावरफुल मैन अपने एरिया के। और इनका जो पोजीशन होता था, चीफ जो होते थे अपने एरिया के पावरफुल मैन होते थे। हम काइंड ऑफ समझ सकते हैं आज की अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं उसी तरीके की कुछ चीज आप सिमिलैरिटी देख सकते हो। तो ये पावरफुल मैन होते थे। इनका जो पोजीशन होता था ये समटाइम हेरिडिटरी भी होता था और समटाइम नहीं भी हो सकता था। तो आप इसको लिख सकते हो कि मे और मे नोट भी। ठीक है, इनका जो पोजीशन था, पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनका जो पोजीशन था वो मे और मे नोट भी, क्या था? हेरिडिटरी। ठीक है, मे और नोट भी हेरिडिटरी। ओके, तो ये आपको समझ लेना है कि इनका जो जो चीफ हुआ करते थे वो एक पावरफुल मैन होते थे अपने एरिया का। इनका जो पोजीशन था वो हेरिडिटरी हो भी सकता था, मतलब उसी फैमिली के उनके ही बेटे अगला जो चीफ बनेगा फिर उनके बेटे बनेंगे, ऐसा भी अनुवांशिक तौर पे उनका जो वंशावली चलती वो भी हो सकती थी। बट समटाइम ऐसा नहीं भी होता था। इट वाज नॉट नेसेसरी। अगर कोई अपने एरिया को उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, मतलब जो चीफ का जो काम क्या था, बेसिकली वे लोग अपने इलाके में रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। जैसे उस भी जिस भी एरिया में रह रहे वहाँ के जो रिचुअल्स होते थे, जो लार्ज स्केल पे पूरे गांव के लोग जिसमें उनका जो कल्चर था, जहाँ वो लोग जिस तरीके से रिचुअल परफॉर्म करते होंगे, तो उसको वो ऑर्गेनाइज करवाना, उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना। तो रिचुअल परफॉर्मिंग में इनका काफी सपोर्ट होता था। ये लोग वहां पे सम टाइम जो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वॉरफेयर अगर हो गया, वॉर अगर हो रहा है तो अपने इलाके से फिर वहां पे वो वॉर को लीड करना, लीडरशिप प्रोवाइड कराना। ओके, तो इस तरीके से इनका ये सारी चीजें काम था। बदले में क्या होता था? बदले में ये लोग, इन्हें वहां की जो लोग थे उन्हें वो गिफ्ट देते थे। ठीक है, अनलाइक किंग को क्या हम देखते हैं, जो किंग होते हैं, किंग को जो होते हैं, जो वहां के जो सिटीजन होते हैं, जो उनके सब्जेक्ट होते हैं, वो उनसे वो टैक्स कलेक्ट करता है, वो रेवेन्यू वहां से जनरेट करता है टैक्स के थ्रू। तो लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं चीफ के बारे में, तो चीफ जो है वो वहां के कोई किंग नहीं है एज सच, लेकिन वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वहां के लोगों को, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करवा रहे हैं। और समटाइम अगर वहां के जो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसे आर्बिट्रेट कर रहे हैं, मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स, लोगों के बीच विवाद है तो उसकी मध्यस्थता करना, सुलझाना, ये सब चीजें करते थे। बदले में वहां के लोग उन्हें टैक्स, आई मीन गिफ्ट देते थे। और ये लोग गिफ्ट समटाइम क्या करते थे, अपने जो उनके फॉलोअर्स थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस तरीके से इनका काम होता था। और जो चीफडम क्या हो जाएगा, तो चीफडम जो था उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो चीफ का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा आपका चीफडम। तो यहाँ पे ये लोग कौन होते थे? ये लोग जो होते थे वो
इनके ही जो किन और किन फोक जो मिल करके ये काम ये लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, ठीक है। तो किन और किन फोक मतलब उनके ही जो फैमिली के जो मेंबर्स होते होंगे, उनके ही जो ब्लड रिलेटिव जो होते होंगे, वो सब मिलकर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे वो चीफडम्स कहलाएगा। तो फिर आगे चल के जो हमने पढ़ा कि ये लोग फिर चेराज, है ना, चेराज जो काफी पावरफुल बन जाएंगे, अपने आप को फिर किंग ही डिक्लेयर करेंगे। तो चेराज, चोलास, पांड्यास के बारे में पढ़ा साउथ इंडिया में, हमने इसके बारे में समझा, ठीक है। अभी हम लोग अगेन ये जो थे साउथ इंडिया की बात हमने की, तमिलक्कम क्षेत्र की बात की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग अबाउट चीफ एंड किंग्स, जो है जो आपके सातवाहनास के बारे में। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? सातवाहनास, ठीक है। सातवाहना जो थे इनकी बात हम कर रहे हैं। ये कहाँ पे इनका रूल चल रहा था? ये अगर हम बात करें डेक्कन, इंडिया के जो डेक्कन प्लेट्यू के पास जो आज का महाराष्ट्र हम कह सकते हैं, वहां पे सातवाहना जो थे इनका रूल चल रहा था। 2nd सेंचुरी बीसीई के अराउंड हम बात करेंगे इनका टाइम पीरियड, तो 2nd सेंचुरी है ना, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे बीसीई की बात हम कर रहे हैं। तो 2nd सेंचुरी बीसीई के अराउंड सातवाहनास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लोग जो थे इनको अगर हम इंडिया के कौन से पार्ट में, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में इनका रूल था 2nd सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी एडी के अराउंड। इनिशियली ये लोग मौर्य एम्पायर के अंडर में आते थे, फिर धीरे धीरे करके इन लोगों ने भी, जब मौर्य एम्पायर जो थोड़ा सा वीक हुआ, कमजोर हुआ, तो फिर इन लोग अपने एरिया के टैक्स देना बंद कर देंगे, जो उनका सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स देना बंद कर देंगे, और अपने एरिया में अपने आप को किंग डिक्लेयर करके वहां खुद से टैक्स कलेक्ट करना और वहां रूल करना। तो ये सब सातवाहना के बारे में पढ़ा, जो इंडिया के वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे 2nd सेंचुरी बीसीई के अराउंड। अगर हम बात करें कि इसके फाउंडर कौन थे, सिमुक करके जो राजा हुए, है ना, सिमुक। फिर अगर बात करें और भी, तो यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इतना आपको अभी नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट हम इसके अलग से वीडियो बनाएंगे तो आप और डिटेल में पढ़ोगे, बट थोड़ा समझ लीजिए। सिमुक तो थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये लोग जो थे, अब जैसे नाम से आप सब समझने की कोशिश करिए, गौतमी पुत्र मतलब यहाँ पे फीमेल जो थे, जो मदर है, उनके नाम से उनकी लीनियज चल रही है, उनके नाम को इतना महत्व दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सातवाहनास थे उनके बारे में ये समझ में आता है कि जो मदर जो थी उनको काफी इम्पोर्टेंस, फीमेल पावर को इम्पोर्टेंस ये लोग देते रहे होंगे। तो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में इनका भी काफी रोल है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि और कौन थे जो हमारे वेस्टर्न इंडिया में 2nd सेंचुरी बीसीई में, और किसका रूल नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इंडिया में। आप देखोगे कि हम लोग पढ़ेंगे शकास के बारे में। शकास कौन थे? शकास वर नॉट इंडियन ओरिजिन। अभी हम सातवाहनास के बारे में पढ़े तो ये लोग इंडियन ही थे, जो आज का इंडिया उसकी बात हो रही है। और शकास जो थे ये सेंट्रल एशियन ओरिजिन थे, सेंट्रल एशिया के लोग थे, इंडिया में आए, इंडिया को इन्वेट किया। इनिशियली वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, फिर हमारे वेस्टर्न पार्ट में इनका रूल चला। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा 2nd सेंचुरी बीसी में। हमने कैसे समझा कि किस तरीके से साउथ इंडिया में चोला, चेरास, पांड्या, नॉर्थ वेस्ट में आपके शकास, देन आपके वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? सातवाहना। तो इस तरीके से हमने समझा, और अभी आगे हम लोग समझेंगे कि जब ये लोग रूल करना स्टार्ट करेंगे, और भी बाहर से सेंट्रल एशियन कुशानास वगैरह के बारे में भी समझेंगे, तो फिर किस तरीके से अपने आप को मास लेवल पे लोग उन्हें एक्सेप्ट करे। राजा तो बन गए, लेकिन लोग उन्हें, आम जनता भी उन्हें राजा के जैसे उनको वो सारा प्यार दे, वो उनको एक्सेप्टेंस मिले। इसके लिए फिर किस तरीके से डिवाइन किंग की जो कॉन्सेप्ट है, ईश्वर के पुत्र, है ना, जो राजा कौन है? राजा कोई आम नहीं है, उसको ईश्वर ने बनाया था रूल करने के लिए, उसमें कुछ खास अलग बात है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिवाइन किंग के बारे में। तो अब हम लोग डिवाइन किंग्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो अभी हमने देखो डिवाइन किंग को समझने के लिए जो कुशाना रूलर जो थे, जो कुशान जो थे, जो कि अगेन ये भी सेंट्रल एशियन थे, वहां से इंडिया में भी उन्होंने इन्वेड किया, इंडिया में भी रूल किया। तो ये जो कुशानास थे
सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक रूल कर रहे थे। इनके जो अलग अलग जो इनके स्कल्पचर्स मिलते हैं वो आपको मथुरा से भी देखने को मिलेंगे, अफगानिस्तान से भी सेम काइंड ऑफ स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। कुशाना के जो बहुत ही फेमस एक रूलर थे जिसका नाम था कनिष्क। इनका नाम क्या था? एक फेमस कुशाना रूलर थे, उनका नाम था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये क्या थे? सेंट्रल एशियन ओरिजिन, इनके बारे में समझ लेना आपको। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी रूल कर रहे थे, मथुरा से भी इनके एविडेंसेस मिलते हैं। इनके बारे में जो हमें पता चलता है, पहले आप समझेंगे डिवाइन किंग। हाँ, तो इन्होंने अपने आप को, इनके जो क्वाइन कैसे मालूम चलता है, इनके जो क्वाइंस वगैरह हैं उससे जो जिस तरीके से ये लोग क्वाइन वगैरह बनवा रहे थे, ढलवा रहे थे, उसमें जो इनके जो फिगर बने होते थे वो सब समझ में आता है। और जो उनके लिखवाए थे, तो अपने आप को ये लोग देवपुत्र क्या बोल रहे थे? देवपुत्र, है ना। अलग अलग ये लोग टाइटल अपना रहे थे। देवपुत्र मतलब सन ऑफ गॉड, क्या बोल सकते हो आप? सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। तो ये शायद इंस्पायर्ड थे किस चीज से? हम अगर चाइना के बारे में पढ़ेंगे, अगर आपने चंगेज खां के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, चाइनीज कल्चर में देखने को मिलता है। तो ये देवपुत्र, और ये इंस्पायर्ड थे चाइनीज से। मे बी इनका वो कहाँ से इस तरीके की जो टाइटल थे वो उसको ले रहे थे, वो चाइनीज कल्चर से काफी वो इंस्पायर्ड थे। जहाँ पे क्या बोलते थे, जो किंग थे उनको सन ऑफ हेवन बोला जा रहा था। ठीक है, सन ऑफ हेवन। तो मतलब कि वो स्वर्ग की संतान है, स्वर्ग से आए हैं और उनको ईश्वर ने उनको चूज किया है हम पे रूल करने के लिए। तो इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलती है। और सोर्सेस क्या है? अगर हम कुशाना रूलर की बात करें तो कहाँ कहाँ से? तो इनके हमें स्कल्पचर मिलते हैं। ठीक है, स्कल्पचर आपको मिलेंगे आपके मथुरा के साइड से भी, अफगानिस्तान से, और जहां जहां इनके रूल जहां वो कर रहे थे वहां से आपको देखने को मिलते हैं। और अब इनके क्वाइन मिलते हैं लार्ज स्केल में। क्वाइंस के थ्रू हम इनके बारे में जान पाते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे रूल कर रहे थे, ऑल दोज थिंग। इनके बारे में टेक्स्ट भी हैं, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन से भी इनके बारे में पता चलता है ना। टेक्सचुअल ट्रेडिशंस भी इनको आप देख सकते हो, तो वहां से भी इनके बारे में आपको पता चलता है। तो इस तरीके के दीज आर सम सोर्सेज टू नो अबाउट कुशाना रूलर। इसके बारे में हमने समझ लिया। अभी आप देखोगे, फिर हम इसके बाद हम पढ़ सकते हैं गुप्ता रूलर के बारे में। तो ये जो चैप्टर था, आपने देखा होगा कि 600 BCE से 600 BCE टू 600 CE के पूरा आपको पढ़ना है, मतलब पूरे एंशिएंट इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर में आपने अलग अलग रूलर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग एकदम 2nd सेंचुरी BCE, है ना, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1st सेंचुरी BCE से आप देखोगे, 1st सेंचुरी BCE से आपको 1st सेंचुरी CE तक आपकी बात हो रही है ना, CE तक बात हो रही है। तो इस टाइम पीरियड पे कुशानाज का जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है अपने इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना। इन्हीं के टाइम पे जो कनिष्क ने ही, जो अभी हम लोग शक संवत की जो बात करते हैं, 78 AD की बात हम करते हैं, 78 CE से इनका जो चलता है शक संवत, जो कनिष्क के टाइम पीरियड्स को ये उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा गुप्ताज रूलर के बारे में। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो 4th सेंचुरी, हम आप कहाँ पहुंच चुके हैं? 4th सेंचुरी में। ठीक है, 4th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। इसमें हमें गुप्ताज के बारे में पढ़ना है, गुप्ताज रूलर के बारे में पढ़ना है। तो इसको जो थोड़ा सा इनके किंग, इनकी जो डायनेस्टी है उसके बारे में समझेंगे। अब हम गुप्ताज के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ताज रूलर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके 4th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, 4th सेंचुरी की बात हो रही है। इसमें हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में समझेंगे। चंद्रगुप्त जो थे फेमस रूलर थे, फर्स्ट फेमस रूलर गुप्ता डायनेस्टी। इसके पहले श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा, रामगुप्त है, लेकिन जो फर्स्ट फेमस रूलर है वो आपके चंद्रगुप्त है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ चंद्रगुप्त की बात हो रही है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपके मौर्य डायनेस्टी के थे, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त जो है ये आपके फेमस रूलर थे, किस डायनेस्टी के? गुप्ता डायनेस्टी के थे। चंद्रगुप्त के बाद आप देखोगे समुद्रगुप्त की बात हम करते हैं, समुद्रगुप्त की बात करते हैं। ठीक है, तो
इनके टाइम के भी बारे में भी जो भी हमें पता है, जो हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं गुप्ता डायनेस्टी को, तो वो आपका इसमें भी अगेन आप देखोगे क्वाइंस है ना, क्वाइंस है, स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, पुरानाज जो जो टेक्स्ट वगैरह है, टेक्स्ट में आपके जो आपके पुरानाज वगैरह हो गए, वो सारी चीजें हो गई। और भी इनके जगह जगह जो इंस्क्रिप्शंस है, जिनके जो प्रशस्ति के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति जैसे वेरी वेरी फेमस इंस्क्रिप्शन, फेमस प्रेज, जो प्रशस्ति का मतलब क्या, प्रशंसा करना। जो राजा होते थे, उनके जो कोर्ट पोएट होते थे, उनके दरबार में रहने वाले पोएट, वो लोग राजा को खुश करने के लिए उनके सम्मान में वो लोग प्रशस्ति वगैरह इंस्क्राइब करवाते थे, रॉक के ऊपर लिखवाते थे, उसे बोलते थे प्रशस्ति। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ एक हमें एविडेंस मिलता है, वो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट गुप्ता डायनेस्टी। वो आपका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, जो आपका जो आपका यूपी है, यूपी में जो इलाहाबाद प्रयाग, ये वहां से मिला है, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इसे किसने लिखवाया था, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल चॉइसेस में एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये यहाँ से बनते हैं। तो इसको लिखवाया किसने था, कौन थे वो, उनका नाम है हरि सेन, हरि सेन, ठीक है। हरि सेन कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त के काल में समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग में प्रशस्ति लिखवाई थी। दिस इज वेरी फेमस। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली वो राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रशस्ति इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट पास्ट, अबाउट पर्टिकुलर किंग, बट इस पे लिटरली इसके शब्द से सारी बातों को भरोसा इस पे नहीं कर सकते। हिस्टोरियंस बहुत ही केयरफुली स्टडी करके इसमें से क्या बातें हैं जो समझने के लिए, उस टाइम को जानने के लिए वो लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें लिखी हुई सारी बातें सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट पोएट है वो क्या करेगा, वो राजा को खुश करने के लिए बातों को एग्जैगरेट करके, बढ़ा चढ़ा के, उनकी अच्छी बातों को ज्यादा बढ़ा करके वो लिखवा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो समुद्रगुप्त के बारे में जो बातें उन्होंने लिखा है कि वो एक बहुत बड़े राजा हैं अपने एरिया में, वो बहुत ही काइंड भी हैं, अपने जो एनिमी है उनके लिए काफी वो फिर सीरियस भी हैं, इस तरह की बातें काफी वो डोनेट करते हैं जो आम कॉमन पीपल को, जिनको जो नीडी पर्सन है उनके लिए किस तरीके से, मतलब उनकी सारी प्रशंसा, उनकी ताकत के बारे में, उनकी और जो काइंडनेस के बारे में, एवरीथिंग, वो सारी चीजें लिखी गई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्ति उसको किसने लिखवाया, हरि सेना ने लिखवाया, हमने बात की। और देन इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम आता है, चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम आता है। तो इनका वो टाइम था, इसके बारे में हमें गोल्ड कॉइन्स वगैरह मिले हैं इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, लार्ज स्केल में इनके। तो ये सब हमने समझा। नेक्स्ट आपको फिर हम पढ़ेंगे जो कंट्री साइड, ये सब तो हमने पढ़ लिया, जो किंग थे उनके जो सारी चीजें उनके रिगार्डिंग। अब आपको कंट्री साइड में और भी जो कॉमन पीपल थे उनके बारे में क्या, इस तो राजा महाराजा के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो वहाँ के और जो कॉमन पीपल थे, कंट्री साइड में रहने वाले जो लोग थे, उनकी हिस्ट्री कैसे हमें पता चलती है, उसके बारे में जानने के क्या सोर्स हैं, और क्या जो कॉमन पीपल है, जैसे हमने पढ़ा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो इतनी तारीफें की गई, क्या कॉमन पीपल भी राजा के बारे में ऐसे ही सोच रहे थे, उनके क्या व्यू थे, इसके बारे में समझेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। अ चेंजिंग कंट्री साइड, जो कंट्री साइड के जो लोग थे, जो वहाँ के जो लोकल कॉमन जो गांव के लोग थे, वो किस तरीके से राजा के बारे में, उनके क्या थॉट्स होते थे, उनके क्या इश्यूज होते थे, क्या प्रॉब्लम्स होते थे, इस हम जब पढ़ रहे हैं 6th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE के बीच में, उनके बारे में भी हमें उनके बारे में हिस्टोरियंस कैसे जान पाएंगे, क्योंकि जो किंग है उनके इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, वो अपनी बातों को बता रहे हैं, वो ये नहीं लिख रहे हैं कि जो कॉमन पीपल है वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, वो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने जो ऑर्डर है उसको लिखवा रहे हैं, उनके प्रेज में चीजें लिखी जा रही है। तो हिस्टोरियंस के पास था कि हमें कॉमन लोगों के बारे में, कंट्री साइड पीपल के बारे में कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पे वो लोग एंथोलॉजीज की जो एंथोलॉजीज की बात करते हैं, तो ठीक है, सोर्सेस, एंथोलॉजीज, तो जो जनमानस में जो कहानियां जो फेमस होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि पंचतंत्र,
पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उसमें जो रोल होते थे, पंचतंत्र जो एक विष्णु गुप्त करके जो जो थे विष्णु शर्मा, उन्होंने लिखा था पंचतंत्र को, ऐसा माना जाता है, या फिर कंपाइल। ये स्टोरीज तो बहुत टाइम बहुत पुराने समय से चलती आ रही, बहुत सारी कहानियां में भी किसी समय पे इसे कंपाइल किया गया होगा, रिटन फॉर्म दिया गया होगा। तो इसमें भी जो कहानियां जो मिलती हैं, इसमें एनिमल कैरेक्टर के थ्रू पूरे स्टोरी को नरेट किया जाता है, लेकिन जो थीम होता है, जो इश्यूज होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड के जो प्रॉब्लम्स होते होंगे उसी को लेकर के बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में भी जो मूवीज बनती हैं, जो अलग अलग कहानियां, कविताएं और सारी चीजें बनती हैं, तो यहाँ पे जो राइटर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सारी जो चीजें होती हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो आम जनता के बीच में इश्यूज हैं उसी को ही लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर जो कहानियां हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो थीम है, उससे हिस्टोरियंस हेल्प लेते हैं इस टाइम पीरियड पे लोगों को समझने के लिए, उनके इश्यूज को समझने के लिए। तो पंचतंत्र इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन जातका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि पाली भाषा का है ना, जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध की जो सारी जो कहानियां हैं जो बताया करते थे अपने सरमन्स में लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये वो जातक कथाएं वहीं से आई हैं। तो ये पाली भाषा में लिखी गई हैं, इसको भी आगे चल के कंपाइल किया गया होगा, रिटन फॉर्म दिया गया होगा। तो इसमें भी जो कहानियां मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है समझने के लिए कि आम जनता के साथ, आम जो जनता थी, जो सब्जेक्ट थे, जो वहाँ के लोग थे, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। अगर हम बात करें जातक कथाओं की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में गिवन है, ये आपके गणतिंदु जातकाज। इसमें कहानी मिलती है कि किस तरीके से जो राजा है, अगर राजा वीक है, कमजोर है ना, अगर राजा कमजोर हो गया तो फिर वहां की जो आम जनता है वो किस तरीके से परेशान होगी। राजा अगर स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो वो अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी बाहर से आकर के उनको परेशान नहीं कर सकता। आम जनता आसानी से अपना ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, फार्मर्स फार्मिंग करेंगे, जो आर्टिस्ट है अपना काम करेंगे। लेकिन अगर राजा वीक है तो आसपास के जो दूसरे जो पड़ोस के जो राजा हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो आएंगे, अटैक करेंगे, माल वहां से चोरी करके किसान ने जो ग्रो किया उसको ले जाएंगे, और भी सारे जो व्यापारी वर्ग हैं वो लोग अपना व्यापार ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आम जनता बहुत दुखित रहेगी। तो उसके बाद अगर राजा वीक है, वीक किंग में क्या प्लाइट्स हो सकती है, क्या उनका दुर्भाग्य हो सकता है आम जनता का, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समटाइम जो राजा होते थे, ऐसा कहानियों से मिलता है कि समटाइम राजा जो होते थे वो डिस्गाइज होके अपना भेष बदल करके, अलग भेष मर के, आम जनता की वेशभूषा लेकर के वो लोग निकलते थे, गांव में घूमते थे, ताकि जो कॉमन पीपल है वो एक्चुअली क्या सोचते हैं, क्योंकि दरबार में जो उनके जो लोग हैं वो तो उनके बारे में तारीफ, उनकी अच्छी बातें ही बोलेंगे, एक्चुअल इश्यूज क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए जब तक राजा खुद नहीं जाएगा लोगों के बीच में और उनके गॉसिप को, उनके इश्यूज को खुद से नहीं सुनेगा, तो वो फिर नहीं समझेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उनके राज में। तो यहाँ पे किंग समटाइम डिस्गाइज होकर के जाते थे, घूमते थे, तो वहां वो सुनने को मिलता था कि किस तरीके से कर्ज कर रहे हैं जो आम पीपल है, जो राजा को श्राप दे रहे हैं कि राजा ठीक से काम नहीं कर रहा है, राजा बहुत ही अपने में ही मगन है, अपने भोग विलास में, या और भी राजा उसमें वो पावर नहीं है कि हमें प्रोटेक्ट कर पाए। तो उससे जो उनके लाइफ जो परेशानी वो झेल रहे थे, जो उनको तबाही में जो फील हो रहा था, जो महसूस कर रहे थे, तो राजा को भी वो लोग किया करते थे, सब चीजें वो सुनते थे, और फिर कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, तो राजा को यहाँ से फिर आगे की प्लानिंग के लिए उनको हेल्प मिलता था। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है कि समटाइम अगर राजा को किसी भी वॉर के लिए, या फिर मान लो उस एरिया में अच्छे से क्रॉप फेलियर हुआ, ठीक से जो वहाँ का सब कुछ सपोर्ट नहीं हुआ, और उनको अपने जो रॉयल अपना जो किंगडम है उसको मेंटेन करने के लिए वो टैक्स को और बढ़ाते थे। अगर कहीं उनको वॉर पे जाना है तो उनको और ज्यादा चाहिए रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो वो टैक्स को इनहेंस करते थे, बढ़ाते थे। यहाँ आम जनता को और परेशानी होती थी। अगर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि अगर जो कॉमन पीपल है वो टैक्स नहीं दे पा रही है, तो राजा के जो मंत्री होते थे, जो उनके जो रिवेन्यू कलेक्ट करने वाले जो अलग अलग ऑफिसर्स होते थे, उनके उनसे बचने के लिए, उनके जो भी परेशानियों से बचने के लिए वो स्केप भी समटाइम क्या भी देखने को मिलता है, वो स्केप कर लेते थे वहां से, मतलब कि वो निकल के आसपास के जंगल में जो एरिया है वहां छुप गए, वहां पे उसको क्लीन किया एरिया को, वहां पे अपना फिर से हैबिटेशन वहां बनाया।
तो उस शहर से निकल के, उस गांव के बॉर्डर से निकल के कहीं दूर चले गए जो राजा के कंट्रोल में नहीं है, ताकि उनको वहां पे टैक्स वगैरह ना देना पड़े, राजा के जो ऑफिसर्स हैं उनसे वो बच जाए। तो ये भी देखने को मिलता है। एक स्ट्रेटेजी ये भी देखने को मिलती है, टैक्स वगैरह को बढ़ा, जब जब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो आते थे, टैक्स को जब बढ़ाया गया, तो उस प्रॉब्लम को मीट करने के लिए फार्मिंग को और बेहतर करना और ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी अपना करके, ताकि फार्मिंग और बेटर तरीके से करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो ग्रो कर पाए और वो सरप्लस हो और बेटर तरीके से राजा को अपने जो भी उनकी डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। तो स्केप भी करते थे और समटाइम ज्यादा और मेहनत करके और अच्छे से स्ट्रेटेजी बना करके उसको और बेहतर करना, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आम जनता की भी कहानी हमें हिस्टोरियंस ने इस तरीके से कहानियों के माध्यम से एंथोलॉजीज के इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो परसेप्शन ऑफ किंग जो था, जो आम लोग क्या सोचते थे किंग के बारे में, इसके बारे में भी हमने समझा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।